नमस्कार, चार बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तरुणा। आज की पहली खबर में हम बात करेंगे पहलगांव हमले के बाद पाकिस्तान से तनाव के बीच कल देश के 244 इलाकों में युद्ध के दौरान बचाव के तरीकों का मॉक ड्रिल होगा। गृह मंत्रालय ने इस इलाकों को सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट के तौर पर लिस्ट किया है। दूसरी बड़ी खबर, भारत ने जम्मू कश्मीर में चुनाव पर बने सियाल और बगलिहार बांध के गेट बंद कर दिए हैं, जिसके चलते पाकिस्तान जाने वाला चुनाव का पानी रुक गया है और वाटर लेवल घटकर 15 फीट रह गया है। पाकिस्तान में चुनाव का पानी 22 फीट था, जो 24 घंटे में 7 फीट घट गया है। तीसरी बड़ी खबर, लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पहलगांव आतंकी हमले में जान गंवाने वाले भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के घर पहुंचे। चौथी बड़ी खबर, यूपी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई और इस बैठक के बाद हुई पत्रकार वार्ता में मंत्री सुरेश खन्ना ने इस बैठक के महत्वपूर्ण फैसलों के बारे में जानकारी दी। तो आइए शुरू करते हैं चार बड़ी खबरें। पहलगांव हमले के बाद पाकिस्तान से तनाव के बीच कल देश के 244 इलाकों में युद्ध के दौरान बचाव के तरीकों का मॉक ड्रिल होगा। गृह मंत्रालय ने इन इलाकों को सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट के तौर पर लिस्ट किया है। ये सामान्य प्रशासनिक जिलों से अलग है। सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट्स को उनकी संवेदनशीलता के आधार पर 3 कैटेगरी में बांटा गया है। कैटेगरी 1 सबसे संवेदनशील और कैटेगरी 3 कम सेंसिटिव है। गृह मंत्रालय ने 5 मई को सभी राज्यों को मॉक ड्रिल कराने के आदेश जारी किए थे। इस बीच उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा, 7 मई को सिविल डिफेंस के मॉक ड्रिल के संबंध में भारत सरकार से निर्देश प्राप्त हुए हैं। यूपी में 19 जिलों की पहचान की गई है, जिसमें से एक जिला ए श्रेणी में है, 2 जिले सी श्रेणी में है और बाकी बी श्रेणी में है। यहाँ की संवेदनशीलता को मद्देनजर रखते हुए शासन द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि सभी जिलों में सिविल प्रशासन, पुलिस प्रशासन, अग्निशमन सेवा, आपदा प्रतिक्रिया बल के साथ मिलकर ये मॉक ड्रिल की जाए, ताकि आकस्मिकता की स्थिति में हम इन चीजों से निपट सके। 7 मई को सिविल डिफेंस के मॉक ड्रिल के संबंध में निर्देश भारत सरकार से प्राप्त हुए हैं। वहां से जैसे 19 जिले आइडेंटिफाइड हैं, जिसमें एक जिला ए कैटेगरी में है, 2 जिले सी कैटेगरी में है, रेस्ट सभी जिले बी कैटेगरी के। लेकिन यहाँ की संवेदनशीलता को मद्देनजर रखते हुए शासन द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि सभी जिलों में और जितने भी हमारे वर्टिकल्स हैं, जैसे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, फायर सर्विसेज हैं, डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, सभी के साथ मिलके ये मॉक ड्रिल और प्रिपेयर्डनेस रखा जाए, ताकि आकस्मिकता की स्थिति में हम लोग इन चीजों से निपट सकें। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक नितिन श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं। नितिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर 24x7 पर। जैसे कि 1971 के बाद भारत में ये है मॉक ड्रिल किया जा रहा है, सायरन बजेगा और ब्लैकआउट भी होगा, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए तरुणा जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक इवेंट होने जा रहा है और माना जा रहा है कि जिस तरीके की घटनाक्रम की स्थिति देखने को मिली है, उसके बाद ये लोगों में कौतूहल का विषय है। जाहिर सी बात है कि बहुत सारी ऐसी आबादी है जिसको मॉक ड्रिल के बारे में नहीं पता है, और अगर युद्ध के हालात होते हैं, किसी तरह की पैनिक की स्थिति ना हो, इस वजह से लोगों में सिविल डिफेंस के द्वारा मॉक ड्रिल कराया जाएगा। यूपी में भी ये मॉक ड्रिल होनी है। तकरीबन 19 जिले यूपी के शामिल किए गए हैं और माना जा रहा है कि ये जो एक ये मेगा इवेंट परफॉर्मेंस है, उसमें लोगों को न सिर्फ अवेयर किया जाएगा, बल्कि इस बात की भी जानकारी दी जाएगी कि आखिरकार अगर युद्ध होते हैं तो कैसे बचाव किया जाए, कैसे बुजुर्गों का ख्याल रखा जाए, आग से कैसे बचाव किया जाए, कौन से सुरक्षित जगहों पर जाया जाए, ताकि युद्ध की स्थिति में अगर किसी तरह की हताहत होती है तो उससे बचा कैसे जा सके। तो बेहद ही महत्वपूर्ण जो ये मॉक ड्रिल होने वाली है, और माना जा रहा है कि आने वाले समय में अगर भारत कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेता है पाकिस्तान के ऊपर, तो निश्चित रूप से उसके जो एक रिटेलिएट होता है वो भी देखने को मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में किसी तरह की हतोत्साहित ना हो, किसी भी तरह का कोई कुप्रबंधन ना हो, इसको देखते हुए सरकार पहले से अवेयर है
और यही वजह है गृह मंत्रालय से लेकर के रक्षा मंत्रालय तक सभी ने निर्देश जारी किए हैं कि जो भी राज्य हैं वो अपने अपने जो महत्वपूर्ण जिले हैं, जो सेंसिटिव जोन में आते हैं, उनमें मॉक ड्रिल कराया जाए ताकि लोग वहां के अवेयर हो सके। रमणा जी। जी, मॉक ड्रिल का आखिरकार मकसद और उद्देश्य क्या है? और देखिए, मॉक ड्रिल का उद्देश्य साफ तौर पर यह है कि लोगों को न सिर्फ अवेयर किया जाएगा, अगर युद्ध जैसे हालात होते हैं तो बहुत सारी ऐसी आबादी है जो कि 99 के बाद जो पैदा हुई है, क्योंकि जब करगिल युद्ध हुआ था उस दरमियान देखने को मिला था, उसके बाद से किसी भी तरह के दो देशों के बीच में, भारत के बीच में युद्ध नहीं हुआ है। तो ऐसी स्थिति में सायरन कैसे बजता है, किस तरह के अलार्म सेट होते हैं, कैसे पैनिक बटन और तमाम तरह के जो मैसेजेस होते हैं उसको बचाव कैसे किया जाए, लाइटें घरों के बाहर ना जले, घरों में लोग छत के ऊपर की गतिविधियां ना करें, उस तरह की तमाम तरह की जो ट्रेनिंगें हैं वो इसमें मॉक ड्रिल में दी जाएगी। इसके साथ साथ सरकार का ये भी जोर है कि आखिरकार मॉक ड्रिल के माध्यम से मैसेज दे सके कि अगर इस तरह की स्थिति होती है तो ना सिर्फ अपने बच्चों का, बुजुर्गों का और भीड़ भाड़ आबादी का कैसे ख्याल रखा जाए, खुलों में ना जाए, घरों के अंदर रहे, कोई बंकर जैसी स्थिति जो होती है उसके अंदर कहीं छिप करके वो अपना बचाव कर सकते हैं। तो मॉक ड्रिल के जरिए तमाम सारे पहलू है जिनको जरिए ट्रेंड किया जाएगा लोगों को। और जैसा कि आपको याद है कि 1971 का युद्ध हुआ था, उसके बाद 99 का युद्ध हुआ था, तकरीबन 26 साल हो गए हैं। इसी में देश की आधी से ज्यादा जो आबादी युवा की है, उनको नहीं पता कि आखिरकार युद्ध के दरमियान किस तरह के बचाव करने चाहिए, कैसे रोकथाम करना चाहिए और कैसे आने वाले समय में लोगों की मदद करनी चाहिए। तो उसी तरह को देखते हुए मॉक ड्रिल का ये निर्णय सरकार ने लिया है और माना जा रहा है कि मॉक ड्रिल एक बार नहीं, अगर युद्ध होता है तो उससे पहले भी जो है तमाम बार मॉक ड्रिल के जरिए लोगों को अवेयर किया जाएगा। इसके साथ साथ मॉक ड्रिल का ये भी उद्देश्य है कि जो अपने अपने इलाके के जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो मॉक ड्रिल में ट्रेंड हो चुके हों या सेना से रिटायर्ड हों, पुलिस से रिटायर्ड हों, वो अपने समाज को आगे कैसे प्रेरित करें, कैसे उनको ट्रेंड करें, इस बात पर भी जोर दिया जा रहा है। तो आने वाले समय में 19 जिलों से बढ़कर के ये पूरे प्रदेश में जाएगा और पूरे प्रदेश के माध्यम से देश भर में जाएगा कि अगर युद्ध जैसे हालात होते हैं तो निश्चित रूप से कैसे बचाव किया जाए। इसीलिए इस इवेंट को जो है मेगा इवेंट का नाम दिया गया है और माना जा रहा है कि मॉक ड्रिल एक बड़े पैमाने पर हो जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा अवेयर हों। अभी तक आपने देखा होगा कि मॉल्स वगैरह में, स्कूलों वगैरह में वीआईपी मूवमेंट में मॉक ड्रिल होती है कि कैसे वीआईपी को बचाया जाए, कैसे बच्चों को बचाया जाए, रात बचती है तो कैसे बचाव हो। हॉस्पिटल्स के अंदर मॉक ड्रिल कराई जाती है, उसको लेकर के बचाव दिखाया जाता है। लेकिन ये पहली बार है कि जब देश के भीतर आम जनमानस को जो है मॉक ड्रिल के जरिए समझाया जाएगा कि अगर युद्ध जैसे हालात होते हैं तो उससे कैसे बचाव हो, कैसे फर्स्ट एड लिया जाए, कैसे आग से बचाव हो, कैसे बंकर नुमा जो स्थित जगह है वहां पर छुप करके युद्ध से बचा जा सकता है, हमलों से बचा जा सकता है। तो ऐसे तमाम सारे पहलू हैं जिनको लेकर के आने वाले समय में मॉक ड्रिल में जो है इस बात को लेकर के बातें बताई जाएंगी। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में और जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी का दौर है उसमें सभी को मॉक ड्रिल के जरिए न सिर्फ समझना होगा बल्कि आसपास के लोगों को भी अवेयर करना होगा, क्योंकि मॉक ड्रिल जो है वो हम और आप जान रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से टेलीविजन के जरिए, मोबाइल के जरिए उसको अवेयर हो सके। लेकिन गांव में जो आबादी है उसको नहीं पता आखिरकार मॉक ड्रिल कैसे होती है, मॉक ड्रिल के मायने क्या है, मॉक ड्रिल का मतलब क्या होता है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के सरकार अवेयर है और मुझे लगता है कि 1999 का जब युद्ध हुआ था तो उस दरमियान किसी भी तरह का न तो सोशल मीडिया था, न ही किसी तरह की कोई बहुत ज्यादा मीडिया थी। तो ऐसी स्थिति में अब चूंकि स्थिति अलग है और आज की स्थिति में 99 का अगर कंपेरिजन करें तो मुझे लगता है कि लोग ज्यादा से ज्यादा अवेयर हैं, सभी के हाथ में मल्टीमीडिया मोबाइल है, लैपटॉप है, हैंडसेट है, स्मार्ट है। तो आने वाले समय में और अवेयर कैसे हो, कैसे अवेयरनेस ज्यादा से ज्यादा फैले, इस बात को लेकर सरकार ये मॉडल करा रही है। जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भारत ने जम्मू कश्मीर में चिनाब पर बने सियाल और बगलिहार बांध के गेट बंद कर दिए हैं। इसके चलते पाकिस्तान जाने वाला चिनाब का पानी रुक गया है और वाटर लेवल घटकर 15 फीट रह गया है। पाकिस्तान में चिनाब का पानी 22 फीट था, जो 24 घंटे में 60 फीट घट गया है। और चिनाब के लगातार सिकुड़ने से 4 दिन बाद पंजाब के 24 अहम शहरों में 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को पीने के पानी के लिए तरसना पड़ सकता है। पाकिस्तान के फैसलाबाद और हाफिजाबाद जैसे घनी आबादी वाले शहरों की 80% आबादी पेयजल के लिए चिनाब के सतही पानी पर निर्भर है। सिंधु जल प्राधिकरण ने आशंका जताई कि भारत के इस कदम से खरीफ की फसलों के लिए पानी में 21% की कमी आएगी। इससे पहले भारत ने पहलगांव आतंकी हमले के बाद सिंधु जल समझौता रोक दिया था। 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच 6 नदियों का पानी बांटने को लेकर सिंधु जल समझौता हुआ था और समझौते के तहत भारत को 3 पूर्वी नदियां रावी, व्यास
और सतलुज का अधिकार मिला, और जबकि पाकिस्तान को 3 पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चेनाब का इस्तेमाल करने की परमिशन दी गई। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर आलोक सोती जी जुड़ गए। आलोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर पर। जैसे कि भारत ने जो सिंधु जल समझौता हुआ था उसको भी रोक दिया था, और अब चेनाब पर जो डैम बने हुए उसका भी पानी रोक दिया गया है। पाकिस्तान पर कितना असर होगा इसका? जी हाँ, पाकिस्तान पे बहुत असर होगा। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है मैम? जी जी। हाँ, तो पाकिस्तान पे इस पे बहुत असर होगा, क्योंकि आप जान रही हैं कि जो सिंधु समझौता हुआ था 1960 में, जिसको इंडस वाटर ट्रीटी कहते हैं, उसमें 3 नदियों का 80% पानी पाकिस्तान को जाना था और 2% का भारत में रहना था। वो थी सिंधु, झेलम और आपकी चेनाब। तो ऐसे सूरत हाल में आपने देखा कि जो पूर्वी की थी, जो रवि, ब्यास, सतलुज थी, जिसपे जो है रहना था इनके पास, इंडिया के पास 80% रहना था और 20% पाकिस्तान में जाना था। तो ऐसी स्थिति में जब से सिंधु जल समझौते का जो है स्थगित किया गया है, उसको निरस्त किया कर सकते हैं, सस्पेंड किया गया है, तो ऐसे में भारत ने जो डैम थे उस सब में तो पानी ऐसे ही को देख के उसने अपने डैम को नहीं बनाया, जिसका नतीजा आज उनकी आम जनता भुगत रही है। देखिए, पानी, डैम से पानी को आप रोक सकते हैं, लेकिन एक समय ये होगा जब पानी एक्सेस हो जाता है तो आप उसको डैम के गेट को खोलना पड़ता है, जैसा कि अभी आपने विगत पिछले हफ्ते एक समय देखा, जिसकी वजह से पाकिस्तान में बाढ़ आ गई थी। तो आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर आप पानी को डैम में रोक लेते हैं तो वो सूखे से पाकिस्तान की जो जनता है, जो पाकिस्तान की जो समस्या है वो बढ़ जाएगी, और जब पानी आपका एक्सेस हो जाएगा, आप डैम खोलेंगे तो वहां पे बाढ़ आ जाएगी। पाकिस्तान ने कई बार कोशिश की है और यहाँ तक चंदा भी मांगा है कि हम अपने यहाँ वो डैम बनाएंगे, लेकिन वो चंदा भी वहाँ के नेता लोग खा के जो है दूसरे देश में पलायन कर गए और आज तक डैम नहीं बना, जिसका खामियाजा पाकिस्तान की आम जनता और अवाम जो है उठा रही है। तो कुल मिला के अगर हम पानी रोकते हैं तो आपने देखा, जैसा कि आपके आंकड़े भी बता रहे हैं कि वाटर लेवल तेजी से गिरता जा रहा है। कुछ वीडियो भी हमारे पास आए थे पाकिस्तान से, जिसको हम लोग देख रहे थे, जिसमें वाटर लेवल काफी नीचे गिरता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जिसका असर उनके आगामी आने वाली फसलों पे पड़ने वाला है। कुल मिला के जो आकलन किया जा रहा है, तो वहाँ पीने के पानी और साथ में फसलों के लिए पानी, इन दोनों की बहुत ज्यादा आपको कमी आने वाले 1 महीने के अंदर आपको दिखाई पड़ेगी, जिससे कि आप देखेंगे कि पाकिस्तान की जो आम जनता है उसमें त्राही मचने वाली है। जी, देखा जा रहा है जब से भारत ने पानी रोका है पाकिस्तान का, वहां पर काफी पानी की कमी आने लगी है, साथ ही बिजली भी नहीं बन पा रही है, और उसी को देखते हुए अब चेनाब का पानी रोक दिया गया। अब झेलम नदी का पानी रोकने की तैयारी की जा रही है भारत की ओर से। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। समझौते के अनुसार सिंधु और झेलम और चेनाब के 80% पानी को भेजा जाता था, लेकिन उस समय हम लोग के पास 1960 में डैम नहीं थे। ये दुर्गम स्थान कहलाते थे, जहाँ पे डैम को बनाना ही मुश्किल होता है। साथ में इस प्रोजेक्ट में बड़ी लागत भी आती है। उस समय देश के पास इतना पैसा नहीं था। जब से पिछले 10 सालों से मोदी सरकार आई है, उसने पैसे को एलोकेट किया है और वहाँ पे डैम बनने चालू हुए हैं। चेनाब नदी पे भी 2 डैम बन के तैयार हो गए हैं। एक सलारपुर है और दूसरा आपका जो है वो बघियार डैम है। इन 2 डैमों के बनने से आप चेनाब के पानी को पे रोक लगाई है, और आगे वाले समय में ये होता है इन पानी को भारत में यूज किया जा सकता है। उसके लिए आपको कैनाल बनानी पड़ेगी, जिसमें पंजाब से होता हुआ पानी राजस्थान के मरुस्थल तक भी पहुंचेगा। आगामी आने वाले समय में ऐसे उम्मीद है कि अभी डैम बनाए गए हैं, फिर नहरें बनाई जाएंगी, काट के पहाड़ काट के नहर बनाई जाएगी, जिससे कि भारत अपने हिस्से का पानी ज्यादा से ज्यादा अपने क्षेत्र में यूज कर सके। जी, जो पानी रोका जा रहा है उसका असर पंजाब के 24 अहम शहरों में भी देखने को मिल रहा है। 3 करोड़ से ज्यादा लोग वहां के प्रभावित हो गए पंजाब के। जी हाँ, पंजाब का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है पाकिस्तान में है और अमृतसर तक का हिस्सा हम लोग के पास रह गया था। ऐसा कह सकते हैं कि जब बंटवारा हुआ था तो पंजाब और बंगाल का हुआ था। पंजाब का 1/3 हिस्सा भारत में रहा था, 2/3 जो है वो हिस्सा आपका पाकिस्तान में चला गया था, जो कि काफी रिच माना जाता है, जैसा कि अपने देश में भी है। तो पानी जो है जो भारत से ही जाता है, वो भारत से बहुत मात्रा में पानी वहां जा रहा था, और पंजाब उनका पाकिस्तान के हिस्से का जो पंजाब था वो खुशहाल था, लेकिन उसने कभी डैम बनाने की कोशिश नहीं की ताकि पानी को रोका सके, उसको कंजर्व किया जा सके, ताकि वो पानी बर्बाद होता हुआ कराची से होता हुआ अरबियन सी में मिल जाता था।
ऐसी स्थिति में पानी को रोकना और जिस तरीके से भारत को भी पानी की जरूरत है, वो अपने देश से निकलने वाली नदियों का पानी अपने लिए यूज करना चाह रहा है। उस समय पैसा नहीं था, डैम नहीं था, नहरें नहीं बना पा रहे थे, इसलिए आप देख रहे थे कि वो पानी राजस्थान में ना पहुंच के यहाँ पे हो रहा था। तो आगे आने वाले समय में पाकिस्तान तो त्राही मचाएगा, पर प्यासा भी मरेगा और वक्त पड़ने पे बाढ़ भी आएगी। ये एक एटम बम से कोई कम नहीं होगा। पानी की मार जो है बहुत बड़ी मार होगी पाकिस्तान की आम जनता के लिए, और पाकिस्तान के लिए एक सबक का काम करेगी कि आइंदा से जो है आतंकवाद के साथ जो फैसला करते हैं, जो आतंक फैलाते हैं अपने पड़ोसी या साया मुल्क में, उससे वो दूर रहेंगे। जी, आगे से जिन्होंने ये आतंकवादियों ने ऐसा काम किया, आगे से वो नहीं करेंगे, साथ ही उनको इससे सबक मिलेगा। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पहलगांव आतंकी हमले में जान गंवाने वाले भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के घर पहुंचे। राहुल गांधी ने नौसेना अधिकारी दिवंगत विनय नरवाल के परिजनों और उनकी पत्नी हिमांशी से हरियाणा के करनाल में मुलाकात की। राहुल गांधी जब नरवाल के करनाल स्थित आवास पर पहुंचे तो वहां मौजूद पार्टी नेताओं में रोहतक से कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा और हरियाणा यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष दिव्यांशु भी शामिल थे। राहुल गांधी के दौरे को देखते हुए घर के आसपास और इलाके में भारी पुलिस बल की तैनात किया गया। बता दें कि इससे पहले राहुल शुभम द्विवेदी के परिवार से मिलने के लिए कानपुर पहुंचे थे। दरअसल विनय नरवाल की 27वीं बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर करनाल में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस मौके पर उनकी पत्नी हिमांशी ने कहा कि वह किसी के खिलाफ नफरत नहीं चाहती। हम नहीं चाहते कि लोग मुसलमानों या कश्मीरियों के खिलाफ नफरत फैलाएं। हम शांति चाहते हैं और सिर्फ शांति। हम न्याय चाहते हैं। जिन लोगों ने उनके साथ गलत किया है उन्हें सजा मिलनी चाहिए। और परिवारजनों से एकांत में बातचीत करी। उनकी पत्नी ने कुछ कहा, बताया कि वो सारी बात मतलब ये कोई मीडिया का विषय नहीं है। आप समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी शहादत देश के लिए जो दी, तो परिवार के दिलों में कितना दर्द होगा वो आप समझ सकते हैं। तो ये पारिवारिक बातचीत रही है और एक तरीके से उन्होंने परिवार से मिलकर। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक सुरेंद्र भाटिया जी जुड़ गए। सुरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर 24/7 पर। जैसे कि देखा गया है कि पहलगांव हमले में जो नेवी लेफ्टिनेंट मारे गए थे उनके घर राहुल गांधी पहुंचे हैं आज। बिल्कुल तन्ना जी, राहुल गांधी जी आज करनाल पहुंचे और उन्होंने लगभग आधा घंटा बिताया वहां पे और परिवार के लोगों से मिले। और क्योंकि ये बहुत बड़ा सदमा था, नेवी के लेफ्टिनेंट जो विनय नारवाल की 16 अप्रैल को शादी हुई थी और वो एक किस्म से कश्मीर गए थे हनीमून मनाने के लिए, और जिस ढंग से वहां पे उनको मौत के घाट उतार दिया गया। और एक हमारे न केवल नेवी के बड़े अधिकारी हमने खोया, बल्कि परिवार ने खासतौर पे पूरे हरियाणा ने उन्हें बेटे के रूप में प्यार दिया है। और राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता के रूप में पहले कानपुर भी गए थे, अब करनाल भी आए हैं। तो ये देखो, व्यक्ति जो चला गया, जो शहीद हो गया, वो वापस नहीं आ सकता। लेकिन बड़े बड़े लोग अगर जाते हैं तो उनको थोड़ा सा परिवार को हम्बल मिलता है, और परिवार को इस दुख की घड़ी में जो है भगवान के सामने जिस ढंग से सभी हम प्रेयर कर रहे हैं, भी वो हिमांशी जो एक 6 दिन पहले जिसकी शादी हुई थी, उसने अपने पति को खोया है, वो संभल में रहे और वो ताकत में रहे। और वो लड़की जो है, उनकी जो धर्म पत्नी है, उन्होंने जब भी बात की है बड़े हम्बल में बात की है, जैसे आप भी बता रहे थे। और आज भी उन्होंने राहुल गांधी के बाद जब पत्रकारों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं देश में प्रेम प्यार रहे। और इस घटना के बाद मैं पहले भी आपके चैनल पे कह चुका हूं, कश्मीर के मुस्लिम भी बाहर निकले, उन्होंने बंद रखा। और सभी देश को इस जो घटना का सदमा है, और राहुल गांधी जी का जाना बिल्कुल उचित था। और वहां पे हरियाणा के मुख्यमंत्री, बीजेपी के बड़े नेता मनोहर लाल जी,
कुमारी शैलजा सभी वहां जा चुके हैं। तो ये अच्छी बात है परिवार को जाके मिलना और उसकी असली स्थिति का हमारे देश के बड़े नेताओं को पता लगता है, तो तभी हम पाकिस्तान के विरुद्ध और सही घटना की जानकारी लेना और पूरी एक नीति, पूरा देश मिलके एक नीति बनाए पाकिस्तान के विरुद्ध। जी, पहलगाम हमले को काफी दिन हो गए पर अभी तक 3 आतंकियों का पता भी नहीं चल पाया और जनता जवाब चाहती है। नहीं, निश्चित रूप से जनता जवाब चाहती है और देश पाकिस्तान को जवाब देने के लिए तैयार हो रहा है। मैं कल भी देख रहा था कुछ हमारे जो सीमा पर, जो चाहे पंजाब है चाहे राजस्थान है, जो भी क्षेत्र है वहां पे सेना जो है वो अलर्ट की स्थिति में है और नागरिकों को भी दूर दूर तक, लखनऊ में, पटना में, अनेक शहरों में नागरिकों को भी युद्ध की स्थिति में सावधान रहने के लिए प्रशासन जो है बता रहा है कुछ ना कुछ होगा। हमें देश की सेना पे, देश की सरकार पे ये भरोसा होना चाहिए कि पाकिस्तान, एक मैं मिलिट्री के बड़े कमांडर को आज सुन रहा था, वो ये कह रहे थे 27 करोड़ रुपया रोज पाकिस्तान को खर्चना पड़ रहा है सावधान रहने के लिए। जी। जिस देश के पास केवल $4 मिलियन फॉरेन एक्सचेंज हो, उसके लिए ये भी बहुत बड़ी बात है। उनके पास डीजल के पैसे नहीं है वो, तो ये एक उनको सजा पानी के रूप में और चीजों के रूप में, व्यापार के रूप में दी जा रही है और जवाब इसका जरूर मिलेगा, मुझे विश्वास है। जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यूपी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आज हुई। बैठक के बाद हुई पत्रकार वार्ता में मंत्री सुरेश खन्ना ने इस बैठक में महत्वपूर्ण फैसलों के बारे में जानकारी दी। कैबिनेट के फैसलों में प्रदेश में पार्किंग का स्थान तय करने पर चर्चा हुई। कैबिनेट ने फैसला लिया कि उत्तर प्रदेश के सभी नगर निगमों में एक समान पार्किंग नियम लागू किया जाएगा। इसके साथ ही साथ प्रदेश में कर्मचारियों के तबादलों की नई नियमों की घोषणा भी की जाएगी। इसकी बैठक में तबादले की नई नीति पर मोहर लगी। अब प्रदेश के सभी कर्मचारियों के तबादले 15 मई से 15 जून के बीच होंगे। उसके पहले संबंधित विभाग में इसकी पूरी प्रक्रिया कर ली जाएगी। योगी सरकार प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने और सांस्कृतिक धरोहर को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी स्थित दुधवा टाइगर रिजर्व में दुधवा महोत्सव कराने का निर्णय लिया है। दुधवा महोत्सव नवंबर में होगा। यह प्रदेश का पहला आवासीय सांस्कृतिक एवं वन्य जीव महोत्सव है। यूपी में बिजली की खरीद अडानी पावर लिमिटेड से होगी। लगभग ₹5.38 प्रति यूनिट की दर से यह बिजली खरीदी जाएगी। एक अनुमान के मुताबिक इसमें 2,998 करोड़ की बचत होगी। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अतुल मिश्रा जी जुड़ गए। अतुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर 24x7 पर। आज कैबिनेट की बैठक हुई है, क्या कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं कैबिनेट की बैठक में? देखिए मैडम, फैसला तो इन्होंने जैसे लिया, पार्किंग को लेकर लिया, अभी आपने बताया, दूसरी खबर जो भी आप पढ़ रहे थी उस पर भी फैसला हुआ। फैसले बहुत होते हैं, लेकिन सबसे की फैसला बैठक में सबसे बड़ा फैसला ये भी होना चाहिए। आपने पार्किंग की बात की जी, सुरेश खन्ना जी ने पार्किंग की बात की। जब जिस समय पे आदमी गाड़ी लेता है तो परिवहन विभाग भी यूपी सरकार के अंतर्गत आता है। आपको परिवहन विभाग को ये इंडिकेट करना चाहिए कि गाड़ी तब तक आपको नहीं दी जाएगी जब तक कि आपको पास गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं हो। सबसे पहला पॉइंट तो ये होता है जी। दूसरी चीज, आप भी इस चीज को देखती हैं कि जितनी भी पार्किंग, जैसे सुरेश खन्ना जी ने कहा पार्किंग की जगह नगर निगमों के द्वारा बनाई जाएगी, ये सब क्या नगर निगम के द्वारा जगह नहीं बनाई गई है। लेकिन जब तक ट्रैफिक सेंस व्यक्ति में स्वयं नहीं आएगा, पार्किंग की व्यवस्था वो नहीं करेगा। आप मार्केट जाती होंगी और लोग भी जाते होंगे, आप मार्केट में देखिए क्या सेंस है पब्लिक का। पब्लिक उस चीज को कब जागरूक होगी? वही जाके आदमी 20 रुपए स्टैंड पर दे देता है, 50 रुपए दे देता है। वहां पर पार्किंग में नगर निगम वाले तो गाड़ी को पार्किंग कराने के लिए व्यवस्थित ढंग से खड़ी कराते हैं। और आप जैसे ही अपनी मर्जी से मार्केट के अंदर जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं तो गाड़ियां खड़ी करने का सिस्टम ही आदमी की सोच से बदल जाता है।
आज क्या कारण कि मुंबई की सबसे ज्यादा ट्रैफिक सेंस की व्यवस्था है, आपको बताएं, पार्किंग की व्यवस्था है। आदमी को स्वयं में जागरूक होना पड़ेगा। कैबिनेट की फैसले से कुछ नहीं होने वाला। आपने कैबिनेट का फैसला ले लिया, लेकिन आपने क्या परिवहन विभाग को ये कह रखा है कि तब तक आरसी नहीं जारी की जाएगी जब तक आपके पास गाड़ी खड़ी करने की व्यवस्था नहीं होगी। सड़कों पे गाड़ियां मैडम खड़ी रहती पूरी रात। लोगों को गलियों में मकान है तब भी वो सड़कों पे गाड़ियां खड़ी कर देते हैं। क्यों? उनको गाड़ी लेनी है, उनको गाड़ी लेने का शौक है। तो इन चीजों को कैबिनेट को सबसे पहले इन चीजों का भी ध्यान देना होगा। दूसरी बात अभी आपने कही बिजली वाली कि भाई ऐसे ऐसे बिजली का ये होगा और हम इतना रेट उस पर लगाएंगे कि हमको इस रेट पर वहां से बिजली उपलब्ध होगी। लेकिन बिजली उपलब्धता की बात तो आपने मान ली, कैबिनेट में फैसला भी ले लेंगे आप उसके लिए लागू भी कर देंगे, लेकिन जनता को आप क्या 24 आवर बिजली की व्यवस्था कर सकेंगे? और इस व्यवस्था के साथ में आपको ये भी बताना पड़ेगा कि बिजली का रेट आप कितना लेंगे और अगर लेंगे तो कितने साल बाद उसको इंक्रीज करेंगे आप। जनता कहीं ना कहीं इस विषय को लेकर सोचेगी। तो कैबिनेट का फैसला जनता के फैसले से बड़ा कैबिनेट का फैसला नहीं हो सकता है मैडम। जनता ही सरकार चुनकर भेजती है और तभी कैबिनेट बनती है और तभी फैसले होते हैं। तो जनता को आप नेग्लेक्ट करके कैबिनेट में अपने फैसलों को ले रहे हैं, तो जनता की अंदर की आवाज को भी सुनना पड़ेगा कि जनता किस तरीके से क्या चाहती क्या नहीं चाहती है। और सारे विभाग आपके अंतर्गत आते हैं, चाहे वो परिवहन का विभाग हो, चाहे वो आपका उसका ले लीजिए जो नगर विकास का विभाग है, बिजली विभाग, सारे विभाग। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल 4 बड़ी खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।